एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के एमसीक्यू सेशन में। तो आज जो है हमारा टेस्ट 9, ये आपकी जो 15 डेज की यानी आपकी 3 वीक से जो एमसीक्यू सेशन की सीरीज चल रही थी उसका लास्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी क्लासेस होंगी वो रीजनिंग और उत्तराखंड से रिलेटेड होंगी। तो हम करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज का टेस्ट 9। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है टेस्टिंग एंड फीडबैक इज परफॉर्म्ड इन। तो परीक्षण और पृष्ठ पोषण का कार्य किया जाता है कौन से फेज में किया जाता है शिक्षण के? प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, अंडर एक्टिव फेज। तो ये होता है आपका पोस्ट सक्रिय चरण या पोस्ट एक्टिव, उत्तर कहेंगे हिंदी में, उत्तर सक्रिय चरण। ठीक है, तो ये आपका इवैल्यूएटिव फेज भी होता है और इवैल्यूएटिव फेज में ही आपका क्या होगा, टेस्टिंग करेंगे आप स्टूडेंट की, फीडबैक देंगे। तो ये है आपका थर्ड। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल तर्क शक्ति का विकास करना, केवल सोच विकसित करना, एक या दो, दोनों, जानकारी उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर एक या दो, दोनों ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों के अंदर रीजनिंग भी डेवलप करते हैं, उनकी थिंकिंग एबिलिटीज भी डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जेस्चर इज अ सब स्किल ऑफ। तो हाव भाव किसका उप कौशल है? तो यहाँ पर आपको टीचिंग स्किल्स दिए हुए हैं और आपको बताना है जेस्चर। ठीक है, ये जो हम हाव भाव कर देखते हैं हाथों से या इशारों से, तो ये आपका क्या है, किसके अंतर्गत आएगा? इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर, क्वेश्चनिंग स्किल के अंदर, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन या सेट इंडक्शन। तो ये आता है आपका सी ऑप्शन, यानी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन यानी उत्तेजना परिवर्तन का कौशल। ठीक है, तो टीचर जो है कभी भी क्लास में एक जगह पे खड़े रहकर नहीं पढ़ाता है, वो घूमेगा भी, चलेगा भी, कभी हाव भाव के इशारे से, कभी आपके हाथों के इशारों से, वर्बल नॉन वर्बल हर तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो जेस्चर भी इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है Who is credited to work on micro teaching in India? तो इंडिया में माइक्रो टीचिंग के ऊपर बहुत अच्छा कार्य जिसने किया है, ठीक है, शुरुआत जिन्होंने की थी वो कौन है? DW क्लिफ्ट एटल, डी तिवारी, बाइट। तो ये है डी तिवारी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के डोमेन्स है जिसमें ब्लूम से अपनी टेक्सोनॉमी भी दी है। ठीक है, 3 अलग अलग अधिगम के क्षेत्र। तो कॉग्निटिव, कोनेटिव, अफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो रिफ्लेक्टिव नहीं है। ठीक है, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक है, अफेक्टिव भावात्मक होता है, कोनेटिव जो है इसे आज हम, कोनेटिव पहले कहते थे, आज हम किस नाम से जानते हैं इसे? आज हम इसे साइको मोटर डोमेन के नाम से जानते हैं, यानी मनोगत्यात्मक पक्ष। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल कोई, रिफ्लेक्टिव डोमेन कोई डोमेन नहीं है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के शैक्षिक दर्शन निम्न में से किस विचार पर आधारित है? तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, किस पर वो बेस थी? धर्म निरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण एवं लघु परिवार प्रोत्साहन, वैज्ञानिक सोच एवं लैंगिक समानता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो है फिलोसफिकल बेसिस बनते हैं आपकी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के। क्वेश्चन नंबर 7, एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी, प्रशासन हो सकता है ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन आपका निरंकुश और लोकतांत्रिक दोनों हो सकता है। ठीक है, बाहरी और आंतरिक भी हो सकता है। तो ये ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टीचिंग प्रिंसिपल इंक्लूड्स। तो शिक्षण के जो सिद्धांत उनमें क्या शामिल है? शिक्षक का व्यवहार, विद्यार्थी का व्यवहार, इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण का प्रभाव या उपरोक्त सभी। तो जो हम शिक्षण के सिद्धांत जो है वो सीखते हैं उसमें आपका ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली बेस्ड होते हैं कि स्टूडेंट कैसा व्यवहार कर रहा है, टीचर फिर को कैसा व्यवहार करना चाहिए और शिक्षण प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, सारी ही चीजों पर आधारित होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 9, कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल आर। तो टीचिंग मॉडल एक ऐसा टॉपिक है, ये मैंने आपको उस सेशन में भी नहीं कराया था जो हमने 15 डेज की सीरीज करी थी। तो मैं कुछ टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी बताते हुए चलती हूँ कि यहाँ पर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे से क्वेश्चन वैसे पहले आया करते थे, अब जो है आपका स्पेसिफिकली सिलेबस में नहीं दिया। हालांकि स्पेसिफिकली सिलेबस में आपका माइक्रो टीचिंग, एसएसटी वो सब भी नहीं दिया है, पर फिर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग अगर आप पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, केवल नाम याद कर लीजिएगा कौन से मॉडल हैं। ठीक है, और किसने दिए, बस हो गया, इतना भी कर लेंगे काफी है, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। टफ लगे छोड़ देना, बाकी चीजों पे ध्यान देना। ठीक है,
आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं टीचिंग मॉडल के, शिक्षा मॉडल के घटक होते हैं। बेसिकली मॉडल होता है एक तरह का प्रोटोटाइप होता है, जैसे कि किस तरीके के शिक्षण मॉडल को हम अपना कर अपनी कक्षा में जो है प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो मॉडल है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिंटेक्स, सोशल सिस्टम इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, इसके तत्व होते हैं किसी भी मॉडल में। आप उद्देश्य क्या रखेंगे, आपका फोकस पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, किस तरीके से मतलब आप क्लासरूम में एक्टिविटीज करनी है, इवैल्यूएशन कैसे करने वाले हैं, ये सारी चीजें उसके कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, अब देखेंगे यूकेबीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग का आपका एमसीक्यू बैच चल रहा है। इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको अभी लास्ट में दूंगी। ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंटल प्रोसेसेस और एबिलिटीज वर गिवन बाय आरसीईएम फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। तो व्यवहारिक दृष्टि से उद्देश्यों को लिखने के लिए आरसीईएम यानी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर द्वारा कितनी मानसिक प्रक्रियाएं या क्षमताएं दी गई हैं। तो 15, 16, 18 या 17, तो ये 17 है। ठीक है, 4 इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखने के लिए 17 मेंटल एबिलिटीज बताई। नेक्स्ट है आपका टीचिंग इन्वॉल्व्स। तो शिक्षा में शामिल है प्रशिक्षण, अनुबंधन, शिक्षा देना, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, डेलर्स रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन बाय यूनेस्को इज टाइटल। तो यूनेस्को ने शिक्षा में एक आपका कमीशन बनाया था और जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट जो है वो डेलर रिपोर्ट जो है उसका एक शीर्षक था। तो वो शीर्षक क्या था, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विद जॉय या लर्निंग टू बी। तो इसका जो शीर्षक था वो था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग का इसमें से कौन सा इसका फीचर है। तो इसमें 6 से 10 छात्रों का एक छोटा समूह शामिल है ये। वैसे बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। शिक्षक एक समय में कई कौशलों का अभ्यास करता है, कई कौशलों का नहीं, एक टाइम पे केवल एक ही कौशल का यहाँ पर अभ्यास करता है। तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होती है। स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है, स्थिति बिल्कुल नियंत्रित होती है, बिल्कुल स्केल डाउन टीचिंग है, हर चीज कंट्रोल में होती है, चाहे वो क्लास का साइज हो, स्टूडेंट्स का नंबर हो, एक टाइम पे एक ही कौशल यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाएगा। तो सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। तो आईसीटी में क्या क्या आएगा, ऑनलाइन लर्निंग बिल्कुल आती है, वेब बेस्ड लर्निंग भी आती है, लर्निंग थ्रू यूज ऑफ एजुसेट भी आएगा, ऑल ऑफ द। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन। इंट्रोस्पेक्शन जब खुद का आप मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें नहीं होंगी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल द अबव 3। तो देखिए आप खुद का ही अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बायसनेस आ सकती है, ना ऑब्जेक्टिविटी होगी, ना रिलायबिलिटी होगी, ना वैलिडिटी होगी। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी चीजें नहीं होती। नेक्स्ट है, हार्डवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इमर्जेस फ्रॉम। तो आपकी जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में हार्डवेयर दृष्टिकोण है वो किसमें से उत्पत्ति उसकी हुई है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड फिजिक्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीएफएसई 2023 शुड बी। ठीक है, तो देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ आवर स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, वैसे तो आपका जो सिलेबस है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको एनसीएफ या फिर एनईपी बेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्योंकि आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा पिछली बार भी जो न्यू इनिशिएटिव्स होते हैं शिक्षा से रिलेटेड उस पर से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप मेरे हिसाब से जो एनईपी है उसके बेसिक्स थोड़े से जरूर पढ़ के जाइएगा, अगर इन केस वहां से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर सके। तो एनईपी पर ही आपका वो था एनसीएफएससी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो था आपका, उसके अंतर्गत लैंग्वेज जो है वो आपकी या माध्यम जो है वो कौन सा बताया गया है, R1, R2, R3 या नन ऑफ द अबव। तो R1 है। ठीक है, तो इन्होंने 3 लैंग्वेजेस बताई थी। तो R1 आपकी जो लैंग्वेज है बेसिकली यही आपकी क्या होती है, सबसे मोस्ट फेमिलियर लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज। जो फर्स्ट लैंग्वेज है बच्चे की वो R1 कही गई है और उसका पहला जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है वो R1 ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी दो लैंग्वेजेस अदर लैंग्वेजेस है फ्रॉम R1। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन इंक्लूसिव क्लासरूम सिचुएशन आर। तो इंक्लूसिव या समावेशी कक्षा में आप किस तरह के स्टूडेंट्स को रखते हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स, एबल स्टूडेंट, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दो। तो बोथ 1 and 2। कई लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ विकलांग बच्चे या सिर्फ जो दिव्यांग हैं या किसी भी तरीके की उनमें लैकिंग है, केवल उन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। समावेशन में नॉर्मल बच्चे और दिव्यांग या जो भी अदर नीड्स वाले बच्चे हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एमएस वर्ड। तो ये आपके सब वेब ब्राउजर है।
MS वर्ड आपका वेब ब्राउजर नहीं है। तो कंप्यूटर जरूर कर लीजिएगा, कंप्यूटर पे से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लग रहा था एक क्वेश्चन मिस हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज्ड टू मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स। पूर्व निर्धारित मानदंडों या मानकों के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेटिव, समेटिव, ऑथेंटिक, क्राइटेरिया, रेफरेंस टेस्ट। तो पहले से ही अगर आपने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, आपने क्राइटेरिया बना रखा है कि कौन सा बच्चा इसको क्रॉस करेगा, उसको आप जो है सही मानेंगे या फिर आप उसको पास मानेंगे या फेल मानेंगे, ठीक है। आपने क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट कर रखा है, तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस है। अगर एक फिक्स क्राइटेरिया के अगेंस्ट आप चेक कर रहे होते हैं बच्चे के प्रदर्शन को, तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। और लास्ट में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ हमारे एमसीक्यू बैच की। हमारा ये जो एमसीक्यू बैच है, होली में इसके प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के जो एमसीक्यूज है वो मैं करवाऊंगी, बाकी के जितने भी 4 सेक्शंस है उनके एमसीक्यूज आपको दीपक पंसर कराएंगे। फॉर्मेट आपका ये रहने वाला है, मंडे को आपको दीपक पंसर कराएंगे 50 एमसीक्यूज मिक्स, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को मेरी क्लास होगी, थर्सडे को भी दीपक पंसर क्लास लेंगे, ठीक है। फ्राइडे खाली है और सैटरडे को हमारी इसी तरीके की क्लास एक यूट्यूब पर होती है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस फॉर्मेट में हम ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं। डेली की डेली आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आप समझ लो लगभग 200 क्वेश्चन आप हर हफ्ते प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ ये तो लाइव क्लासेस चलेंगे, इसके साथ आपको रिकॉर्डेड एमसीक्यूज भी मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी कि बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। डाउनलोड करनी है आपको वेबश्री क्लासेस ऐप, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर इस एमसीक्यू बैच को चेक कर सकते हैं। होली में डिस्काउंट ऑफर का लाभ लेना ना भूलें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, होली का जो संडे आ रहा है, इसके नेक्स्ट संडे से हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पर आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस को देखना चाहते हैं कि कैसे आपने तैयारी की है, प्रिपरेशन कितनी हुई है, कैसे आप टाइम बाउंड मैनर में 150 क्वेश्चन आपके सामने है, आप कितना सॉल्व कर पाएंगे। भाई इसमें रीजनिंग भी है, ठीक है। 2 घंटे है, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट है, क्वेश्चन 150 है, रीजनिंग भी करनी है। कितना सॉल्व कर पाओगे, कितने नंबर ला पाओगे, अगर चेक करना चाहते हैं आप, तो आप हमारे सेंटर में ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप इंक्वायरी के लिए हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, ठीक है। कैसे आपको, और आपकी मीडियम में ही, आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में ही आपका प्रॉपर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको OMR शीट मिलेगी, 2 घंटे का टाइम, और आप जो है यहाँ पर वो प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। इससे आपको बहुत अपने ही तैयारी के बारे में एक इंसाइट मिल जाएगा कि अब आपको कौन से सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करना है, या आपकी तैयारी अच्छी चल रही तो अब और कैसे रिवीजन करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो अगर आप हमारे इस ऑफलाइन मॉक टेस्ट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप एक बार इंक्वायरी पे जरूर फोन करके आप पूछ लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।